नमस्कार, स्वागत है आपका। अगले हफ्ते की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हाँ, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और जाहिर सी बात है कि अब नजर अगले हफ्ते पर होगी। अगले हफ्ते से बहुत सारे इवेंट्स भी सामने आएंगे और यही नहीं, हम एक तरह से धीरे धीरे जो रिजल्ट सीजन है उसकी ओर भी बढ़ना शुरू कर देंगे और उसके भी फ्लोज देखने को नजर आएंगे। बाजार पर उसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। इन सब के बीच में आपको बता दें कि अगले हफ्ते की तैयारी में हम दरअसल आज के बाजार का ही नहीं बल्कि पूरे इस हफ्ते बाजार किस तरह का रुझान देते आए वो आपके सामने जानकारी रखते हैं और इस जानकारी के आधार पर हमारे साथ जो दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ते हैं उनसे राय लेते हैं, न सिर्फ बाजार पर इंडेक्स स्तरों पर बल्कि अगले हफ्ते कौन से सेक्टर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, जहां बेहतर मौके बन सकते हैं, ये भी हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं। और इसके अलावा जो खबरों का फ्लो रहता है, जिस तरह की खबरों की नजर रहती है, उसको भी आपके सामने रखते हैं। तो चलिए, अगर हम बात करें बाजार की, तो बाजार जाहिर सी बात है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जिस तरह का रुझान बाजार ने दिखाया वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन, जी हाँ, अपनी तेजी को बाजार ने जाहिर सी बात है गंवाया। लेकिन अगर हम कल से लेके आज के बाजार को देखें तो उसमें एक चीज सबसे अहम है कि बाजार कहीं ना कहीं कुछ अहम स्तरों को अभी भी थामे हुए है। आप अपने स्क्रीन के एक हिस्से में इस पूरे हफ्ते बाजार ने किस तरह के रिटर्न्स दिए वो देख रहे हैं। हम बारी बारी से अब इसको आपके सामने रखते हैं। पहला देखिए, निफ्टी इंडेक्स लगभग कह सकते हैं आधे % से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न निफ्टी ने दिया इस पूरे हफ्ते मतलब 5 दिन, सोमवार से लेके शुक्रवार के बीच में। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर जो है ट्रेंड्स नेगेटिव रहे। लगभग आधे % का ही निफ्टी ने अगर पॉजिटिव रिटर्न दिया तो यहां पर आधे % का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। मिड कैप ने संभाला और लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न यहां पर देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल कैप में भी लगभग 0.25% का जो है वो उछाल देखने को मिला। अब अगर हम सेक्टर को पकड़ें तो अहम जो सेक्टर्स रहे उसमें सबसे टॉप पे अगर देखें तो निफ्टी ऑटो, तमाम वॉलेटाइल मार्केट में भी इसने 4% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को देखें तो यहाँ पर जो है वो लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी रही। निफ्टी एफएमसीजी में भी लगभग 2.5% के आसपास ही रिटर्न देखने को मिले। निफ्टी फार्मा जो था वो हाल फिलहाल की जो उसकी तेज़ी थी उसके दम पे ये भी लगभग 1.25% के करीब उछलते हुए नजर आया। निफ्टी पीएसयू बैंकों की बात करें तो जिस तरह से आज हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दिग्गजों ने जो प्रेशर डाला उसको संभाला, ऐसे कई मौके ऐसे आए जब निफ्टी पीएसयू बैंक्स ने बाजार को सहारा दिया और इस लिहाज से लगभग 1% का रिटर्न पॉजिटिव नजर आया। निफ्टी मेटल सपाट रहा, निफ्टी आईटी सपाट रहा। निफ्टी रियल्टी ने अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखी और उसका इम्पैक्ट हमें इंडेक्स पर नजर आया। लगभग 2.25% यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अगर हम पूरे हफ्ते के गेनर्स और लूजर्स को देखें तो आप 2 हिस्सों में देख पा रहे होंगे। गेनर्स की सूची में ओएनजीसी, मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस यानी बजाज ट्विंस नजर आए। लूजर्स की सूची में अगर हम देखें तो विप्रो, हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक, जैसे मैं कह भी रहा था कि दिग्गजों ने थोड़ा पार्टिसिपेशन इस वोलेटाइल मार्केट में कहीं ना कहीं पीछे रखा। डॉक्टर रेड्डीज लैब, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये ऐसे 2 दिग्गज हैं जिनका मार्केट पार्टिसिपेशन अगर लो होता है तो बाजार पर उसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिलता है। चलिए, अब अपने 2 खास मेहमानों को चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह जी और एंजल वन से देवांग शाह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले देवांग, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार ने जो मजबूती दिखाई उसमें कई बार आज भी कोशिश हुई कि कुछ अहम लेवल्स को मजबूती के साथ पकड़ा जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन स्तरों से तो बाजार में एक हल्कापन नजर आया है। अब जाहिर सी बात है अगले हफ्ते जब थोड़ा सा रिजल्ट्स को लेकर भी नजरें होंगी, बहुत से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी अब आपका इंतजार कर रहे हैं अगले आने वाले वक्त में। हमें थोड़ा ग्लोबली भी बहुत सारी घटनाओं को नज़र में रखना होगा। इन सारी चीज़ों को देखकर अगर हम इंडेक्स स्तरों पर रणनीति जानना चाहें तो अगले हफ्ते क्या आपको लगता है? डेफिनेटली, जैसे मार्केट में देखा हमने कि पास्ट फ्यू डेज में निफ्टी कंसोलिडेशन करने के बाद कल एक अच्छी रैली दिखी थी। आज थोड़ा सा करेक्ट
करेक्ट हुआ है। बट अगर ओवरऑल हम सिनारियो देखें कि एक कंसोलिडेशन करके मार्केट ने सपोर्ट से अपसाइड रिज्यूम किया, तो आई थिंक यहाँ पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने मिलता है तो आई थिंक यहाँ पे डिप्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। इमीडिएट जो सपोर्ट बनता है निफ्टी के लिए वो है 23,900, 23,850। नाउ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 24,250, 24,300, ये लेवल मिल सकते हैं निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो एक कंसोलिडेशन में अभी हमें देखने मिल रहा है, तो पॉसिबल है यहाँ से एक बाउंस अगर देखने मिलता है तो 51,600 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और सपोर्ट की जहां तक बात करें 50,400 का सपोर्ट है, तो बैंक डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए मार्केट में। ठीक है, तो ये है इंडेक्स स्तरों पर आपको रणनीति लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जिस दिग्गज स्टॉक की मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे वो है आईटीसी। जाहिर सी बात है कि आज आखिरी दिन रहा होटल कारोबार के डीमर्जर से पहले खरीदारी का। अब बताइए कि जो निवेशक हैं वो किस तरह की रणनीति आगे लेकर चलें और क्या पोटेंशियल आपको दिखता है आने वाले वक्त? धन्यवाद प्रशांत भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। काफी लंबे समय से हमने आईटीसी पर चर्चा भी की है और निरंतर हमने निवेश करने की या निवेश बना करके रखने की राय दी है हमारे ही चैनल ईडी नाउ स्वदेश पर कई बार। ये विभाजन का जो खबरें थी वो पिछले साल आ गई थी। हालांकि बाजार को जब ये विभाजन की खबरें आई तो जिस प्रकार से विभाजन हो रहा था वो पसंद नहीं आया और बाजार में फटकार भी दी थी स्टॉक को। काफी नीचे के तरफ के दायरे हमने देखे थे और फिर धीरे धीरे करके उभर रहा है। जो बातें चल रही बाजार में मूल्यांकन को लेकर के, उस पर तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं बाजार के ऊपर छोड़ दूंगा क्या मूल्यांकन निर्धारित करते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी जिस प्रकार का कारोबार है, बात होटल कारोबार को छोड़ करके और कई कारोबार है आईटीसी के बैलेंस शीट के तहत प्रशांत भाई, और बाजार में ये बातें और अफवाहें भी है कि आने वाले समय में ये भी कारोबार अलग करेंगे, वो भी कारोबार अलग करेंगे। लेकिन जो खरीदारी की राय थी पहले वो आज भी बरकरार है और आने वाले समय में भी बरकरार रहेगी। बिल्कुल, तो एक तरह से खरीदारी की जो राय है वो अभी भी कायम है और आगे भी इसमें पोटेंशियल साफ तौर पर दिखता हुआ। दिमाग में आपके पास आना चाहूँगा, हम फार्मा को अगर देखें तो जो हेल्थ केयर जो फार्मा सेक्टर में बिकवाली नज़र आई है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या यहाँ कोई मौका बन सकता है? रणनीति में जो है स्टांस में कुछ बदलाव किया जा सकता है? जहां तक फार्मा इंडेक्स की बात करें, अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। डेफिनेटली हमें थोड़ा सा एक करेक्शन देखने मिला है फार्मा सेक्टर में, बट ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है। आई थिंक इसमें खरीदारी की सलाह रखनी चाहिए, वो भी स्टॉक स्पेसिफिक हम अप्रोच रखना है। जैसे बात करें डिविस लेबोरेटरी, काफी अच्छे स्ट्रक्चर में डेली चार्ट हाई टॉप रिटर्न स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और डिविस लेबोरेटरी जैसे स्टॉक से इसका सपोर्ट अराउंड बनता है अराउंड लेवल ऑफ 5950 सपोर्टेड स्टॉक के लिए। अपसाइड अराउंड 6300 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह रहेगी फार्मा सेक्टर्स में। स्टॉक स्पेसिफिक जो है अप्रोच फार्मा सेक्टर में आपको रखने की सलाह मिलती हुई। गौरांग सर, ज़रा ऑटो सेक्टर पर एक नज़रिया दीजिए। अगर हम ख़ासतौर पे ऑटो सेगमेंट में जाएं तो निफ्टी ऑटो ने इस मार्केट में भी लगभग 4% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। हम आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो सेल्स के फिगर्स आए उन्होंने दिग्गज जो ऑटो शेयर्स थे उनको सपोर्ट किया। यहाँ पर बताइए कि क्या रणनीति आगे लेकर चला जाए और किस तरह का पोटेंशियल, किस तरह की क्षमता आपको दिख रही है? ऐसा बहुत बार बहुत कम हुआ है कि दिसंबर के महीने में वाहन बनाने वाली कंपनियों के इस प्रकार के आंकड़े महीने दर महीने दिसंबर के महीने में आए, क्योंकि दिसंबर का महीना होता है साल का आखिरी महीना। डिस्काउंट्स को लेकर के इन्वेंट्रीज कम करने के लिए भीड़ लगी होती है 2 पहिया 3 पहिया चौपहिया कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी। लेकिन आप देखिए, न तो सिर्फ बाजार को चौंकाया है इन कंपनियों ने आंकड़ों के आधार पर महीने दर महीने, लेकिन नए लॉन्चेस को लेकर के भी गति कम नहीं हुई है। हमने अभी कुछ हफ्तों पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से 2 शानदार पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिक
अवतार में आती हुई देखी, उसके पहले टाटा काऊ देखी, उसके दरमियान में बहुत सारी 2 पहिया 3 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी, कुछ कमर्शियल व्हीकल्स भी लॉन्च हुए। तो उत्सुकता तो बहुत है। हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के तरफ से अमूमन सभी वाहन बनाने वाली कंपनियों पर खरीदारी की राय है, सिवाय एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और जेबीएम को छोड़ करके। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो कि एक केवल मात्र इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस बनाती है, वहां पर भी हमारी खरीदारी की राय रही है। और आज जिस एक कंपनी ने निराश किया, हीरो मोटोकॉर्प, प्रशांत भाई, ये मेरे ख्याल से एक आध महीने की नकारात्मक परिस्थिति है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो पहले तो निवेश बना करके रखे, निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़ सकते हैं। और अगर किसी ने निवेश नहीं किया है और सोच रहे थे कि भाई गिरावट आएगी तो करेंगे, तो इस गिरावट का फायदा उठा करके हम निवेश की राय देंगे। ऑटो क्षेत्र हमें काफी अच्छा लगता है और हमें लग रहा है इस साल में 2025 और आने वाले सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी के आधार पर होने वाला है। बिल्कुल। जब ऑटो की बात हो रही है तो ज़रा एफएमसीजी को भी अपने रडार पर ले आते हैं। और इस हफ्ते अगर हम इंडेक्स स्तरों पर देखें तो एफएमसीजी ने भी लगभग वोलेटाइल मार्केट में लगभग 2.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। और जाहिर सी बात है कि खपत वाले क्षेत्र को लेकर हमेशा से जो है वो रिटेल इन्वेस्टर की दिलचस्पी बनी रहती है। दिवांग, बताएं एफएमसीजी में क्या रणनीति होनी चाहिए? सो एफएमसी की बात करें तो आफ्टर द ह्यूज करेक्शन मार्क सपोर्ट लिया है सेक्टर्स ने। ऑल्सो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला एफएमसी का क्रॉस। तो यहाँ पे दो स्टॉक की चर्चा करेंगे जो हमें लगता है कि आई थिंक काफी अच्छा इसमें आउट परफॉर्म कर सकते हैं। वो है एक है मैरिको। मैरिको का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो डेली चार्ट पे स्टॉक्स एक लोअर साइड से रिवर्सल देखने मिला, फिर सम कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने मिला। आज वो कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट स्टॉक्स ने किया है। तो आई थिंक 675 680 तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट देखने मिल सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात करें 640 का सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा डाबर। डाबर का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे आफ्टर द काफी लंबे समय से स्टॉक एक करेक्शन में था, फिर एक कंसोलिडेशन जोन में हमें देखने मिला है स्टॉक। अभी एक पॉसिबल है कि हमें एक ब्रेकआउट भी देखने मिले, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न स्टॉक के अंदर देखने मिला है। तो आई थिंक डाबर में एंट्री की जा सकती है। अपसाइड अराउंड 545 550 तक के शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट देख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका बनेगा 550। ठीक है, तो मैरिको और डाबर यहाँ पर जो है वो बेहतर संकेत नजर आ सकते हैं और आपको स्टॉप लॉस और लक्ष्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। गौरांग सर, दो दिग्गज बैंकों की जरा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि उनके मार्केट पार्टिसिपेशन को लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एक वक्त पे बाजार को मजबूती से थामने वाले ये स्टॉक, अगर हम आज की बात करें तो कम से कम आज कमजोरी इनमें साफ तौर पर नजर आई। हालांकि ओवरऑल प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ही कमजोरी नजर आई थी। पीएसयूज ने आज सहारा दिया था और ओवरऑल अगर हम पूरे हफ्ते को देखें तो पीएसयू बैंकों ने लगभग 1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इन सब के बीच में क्या रणनीति रखी जाए दिग्गज बैंकों को लेकर और ओवरऑल पीएसयू बैंकों को लेकर? प्रशांत भाई, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपका अगर पोर्टफोलियो है तो इस पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा वित्तीय क्षेत्र यानी कि सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, स्मॉल पेमेंट बैंक होनी चाहिए। और ये अनिवार्य इसके लिए है क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से ऋण की मांग बढ़ेगी, इनके लोन बुक ग्रोथ होंगे तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन भी अच्छा होगा और बढ़ेगा और उसकी वजह से नतीजे अच्छे आएंगे। प्रोविजनिंग कम हो रही है, एसेट क्वालिटी सुधर रही है। और हमें तो ये लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर इसलिए भी आगे बढ़ता हुआ लग रहा है क्योंकि हम आगे जाकर के नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। प्रशांत है, हम आगे जाकर के हमारा भारतवर्ष जो देश है वो एक बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनेगा। काफी सारे लोग विस्तार योजनाएं करेंगे, नए लोग आके व्यवसाय कारोबार करने का शुरुआत करेंगे, ऋण की मांग होगी। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। आपने जो दो बैंकों का नाम लिया तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों बैंक चल भी चुके थे कुछ समय पहले। तो जो शेयर या जो स्टॉक या जो क्षेत्र अगर चल जाता है उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली बाजार में आना जायज और लाजमी होता है, लेकिन लंबी अवधि में कोई परिवर्तन न करे। दोनों ही बैंकों के ऊपर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की राय है। सरकारी बैंकों में सूची में दूसरी तिमाही के नतीजे पर अगर आप गौर करें प्रशांत भाई, तो मेरे ख्याल से तुलना में सबसे अच्छे नतीजे कुछ सरकारी बैंकों के आए थे, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है, इंडियन बैंक है। इस सभी सरकारी बैंकों पर हमारी खरीदारी की राय है। बिल्कुल, तो
लगातार बुलिश नजरिया। सरकारी बैंकों की बात करें, दिग्गज HDFC और ICICI बैंक का एक करेक्शन जो था वो स्वाभाविक था, वो लाजमी था, जो आना था। वैल्यूएशन के लिहाज से इस तरह के करेक्शन दिग्गज स्टॉक्स में नजर आते हैं, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही वो स्टॉक्स हैं जो बाजार को मजबूती से थामने का काम करते हैं। चलिए IT सेक्टर पर को ज़रा अपने रडार पे लाते हैं देवांग जी। IT शेयरों के साथ एक समस्या से, एक चुनौती से तो वो पार नजर आए कि एक कंसिस्टेंसी हमें पिछले दिनों देखने को मिली, लेकिन अब एक बार फिर जो है वो चौतरफा कमजोरी हमने देखी। विप्रो, टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस, पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, और हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि ट्रंप की ऑफिशियल जो है वो ताजपोशी के बाद जब 20 तारीख की जो डेट है, तो हमें बहुत सारे उनके फैसलों, पॉलिसीज़, इनको देखना होगा, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो ग्लोबल फेसिंग कंपनियां हैं उनको भी उन पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो बताएं, IT सेक्टर में क्या रणनीति लेकर चला जाए अगले हफ्ते के लिए? तो IT सेक्टर की बात करें तो अगर ओवरऑल सेक्टर देखें तो डेफिनेटली हमें एक थोड़ा सा यहाँ पे एक करेक्शन देखने मिला है। आफ्टर द फ्यू कंसोलिडेशन अभी भी लग रहा है कि एक रेंज में हमें देखने मिल सकता है अराउंड, जहां तक IT सेक्टर्स के सपोर्ट की बात करें, जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है सेक्टर के लिए अराउंड 43,200, ये एक सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए, अपसाइड अराउंड कैप कर रहा है। रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है वो है 44,100। तो हमें लगता है कि ये दायरे भी में भी देखने मिल सकता है IT सेक्टर। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है, कुछ मिड कैप स्टॉक है, वहां पे हम देख सकते हैं IT सेक्टर्स में, जैसे कोफोर्ज है। कोफोर्ज का ओवरऑल बात करें, कोफोर्ज स्टॉक जो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, हाई टॉप स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है स्टॉक के अंदर। जहां तक सपोर्ट की बात करें, 9,500 का इमीडिएट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। 9,900 ऑड लेवल्स एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो कोफोर्ज में एंट्री की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 9,500। ठीक है, तो ये है राय IT सेक्टर पर, और कहाँ आपको मौके देखने हैं और किस तरह की रणनीति बनानी है वो स्टॉक्स भी आपको देवांग ने बताया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं अपना खास सेगमेंट VIP शेयर्स। तो सबसे पहले गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, लंबी अवधि के लिहाज से आज आपकी किस स्टॉक पर नजर है? आपने जिस क्षेत्र का जिक्र किया था, वित्तीय क्षेत्र का, वहां से एक स्टॉक हमने पसंद किया, प्रशांत भाई। निजी क्षेत्र की बैंक एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय है। बहुत ही साधारण से लक्ष्यांक 1,260 यानी कि 1,260 के लक्ष्यांक रखें। नतीजे बहुत जल्द देखेंगे हम, तीसरी तिमाही के अगले हफ्ते से नतीजे बेहतर आएंगे तो लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। तो पहला विकल्प है एक्सिस बैंक, लंबी अवधि के लिए 1,260। दूसरा विकल्प है निर्माण कार्य से जुड़ी हुई एक कंपनी है दिलीप बिल्डकॉन, यहाँ पर करीबन 605 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। दोनों ही सुझाव लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर। आगे, और देवांग आप बताएं, आप के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? यहाँ रहेगा होटल्स सेक्टर से लेमन ट्री की बात करें तो ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी एक अच्छा स्ट्रेंथ है स्टॉक। डेली चार्ट पे स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो लेमन ट्री खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 155, टारगेट है 166। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टाइटन। टाइटन में ओवरऑल बात करें तो स्टॉक्स में आफ्टर द करेक्शन स्टॉक में हमने देखा एक सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया है। ऑल्सो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो आई थिंक टाइटन में भी एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखना है 3375, टारगेट है 3570। बिल्कुल, तो ये है राय देवांग जी की। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे देवांग और गौरांग सर आप दोनों का। लेकिन जाने से पहले एक औपचारिकता, देवांग सर अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। हमने जो स्टॉक में चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, पर हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, उनके पास पोजीशन हो सकती है। अपना डिस्क्लोजर दें। धन्यवाद प्रशांत भाई, आपका फिर से जो भी राय हमने आपके समक्ष रखी है वहां पर हमारा निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को दें। शुक्रिया करेंगे देवांग सर, शुक्रिया करेंगे गौरांग सर शो में जुड़ने का, निवेशकों का मार्गदर्शन करने का। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगले हफ्ते आखिर आपको किन इवेंट्स और ट्रिगर्स पर नजर रखनी है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स दे रही हैं मेरी सहयोगी रक्षा रावत। जी रक्षा। जी, तो देख लेते हैं कि अगले हफ्ते के मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या होने वाले हैं, यानी अगले हफ्ते आपको बाजार में कहाँ नज़र बनाकर रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे 6 जनवरी यानी मंडे की, तो ग्लोबल को देखते हैं। यहाँ पे अमेरिका का
S&P और कंपोजिट PMI डेटा आने वाला है। यूरोप में भी आपको कंपोजिट PMI डेटा देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ घरेलू बाजार की बात करें तो कंपोजिट PMI डेटा और HSBC इंडिया सर्विसेज डेटा जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो ITC लिमिटेड और ITC होटल का जो डीमर्जर है वो मंडे को होने वाला है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 6 जनवरी थी। बात कर लेते हैं 7 जनवरी की, तो यहाँ पर US का ट्रेड डेटा आने वाला है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन के तौर पर इतना कुछ खास है नहीं। 8 जनवरी की बात करते हैं तो US में जो है हाल ही में जो फेड की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जारी होने वाले हैं। यूरोप का जो है वो PPI डेटा और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आने वाला है 8 जनवरी को। 9 जनवरी यानी थर्सडे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर US में पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के सम्मान में जो है वो मार्केट बंद रहेंगे, यानी US के बाज़ारों की छुट्टी रहेगी। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर रिटेल सेल्स डेटा आएगा और भारतीय बाज़ारों की बात करें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी थर्सडे को। कॉर्पोरेट एक्शन को देखिए तो यहाँ पर जो है अर्निंग सीजन जो है वो शुरू होने वाला है। कंपनियां जो है वो अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है वो जारी करने वाली है। तो सबसे पहले निफ्टी कंपनियों की बात करें तो TCS जो है अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है वो इस दिन डिक्लेयर करेगी। 10 जनवरी यानी फ्राइडे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अमेरिका का जॉबलेस क्लेम डेटा आने वाला है। और घरेलू बाज़ारों की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और फॉरेक्स रिजर्व का डेटा इस दिन आने वाला है। निफ्टी कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर कोई रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा अदर कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर CESC जो है वो अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है वो जारी करने वाली है। श्रीराम फाइनेंस जो है वो स्टॉक स्प्लिट करने वाली है 5:1 में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जिसमें आपको अगले हफ्ते अपनी नज़र बनाकर रखनी है। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।